News just coming in. A model from Kolkata was brutally murdered in the city of Bengaluru by a 22-year-old old. A Kolkata-based model, Pooja Singh Dey, was murdered in Bengaluru. एक बेहद हसीन खूबसूरत लड़की की लाश, ना कोई पहचान ना कोई सबूत, बेहद उलझी हुई एक अजीब मर्डर मिस्ट्री जिसकी पहचान करने में ही पुलिस को 13 दिन लगे। इन 13 दिनों में 20 पुलिस अफसरों की कई टीमों ने जांच की, 15,000 से ज़्यादा लोगों से जांच पड़ताल हुई, 14,000 जींस और 1200 टाइटन घड़ियों में सुराग की हुई तलाश। तब जाकर सुराग के नाम पर मिली भी तो एक अधूरी जानकारी मिली। फिर अचानक नाराज़गी में एक पुलिस अफसर ने फ़ोन पर किसी से बात की। अब उस बात से ही पुलिस को वो सुराग मिल गया जो इन 13 दिनों में 24 घंटे की लगातार जांच के बाद भी शायद नहीं मिला था। उस छोटी सी लीड की मदद से उसी पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के भीतर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। अब कातिल भी सामने था और कत्ल का मकसद भी। बेंगलुरु पुलिस की अनोखी ये खोजबीन की रियल क्राइम स्टोरी हर कदम पर आपको उलझाए रखेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह करीब 5 बजे एक किसान मुनि राजू बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सड़क पर टहल रहे थे। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ से खून बिखरा हुआ था, पास में ईंट भी पड़ी हुई थी। उन्होंने इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को दे दी। कुछ देर बाद ही बेंगलुरु पुलिस थाने की टीम पहुंचती है, जांच शुरू होता है। उस समय थाने के इंस्पेक्टर थे बी राम मूर्ति। नाइट में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए 1 घंटे ही हुए थे, थाने से फ़ोन आया। बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है, एयरपोर्ट के पास लड़की की लाश मिली है, केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर की अधूरी नींद पूरी तरह खुल जाती है। वो भी तुरंत स्पॉट पर पहुंचते हैं। क्राइम स्पॉट पर पहुंचने के बाद उस क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी ने ईंट से कई बार मारा था, शरीर पर कई बार चाकू से हमले किए गए थे। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा, ईंट से भी हमले किए थे। घटना स्थल पर कोई सामान नहीं मिला, ना लड़की का पर्स और ना कोई बैग। फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि वहाँ से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान मिले थे, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाया। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर भी पता ना चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ मलती रही। कातिल और कत्ल के मोटिव का पता करना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से अच्छी परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाली थी। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था कि किसी भी तरह से उसकी पहचान हो पाए। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था लड़की की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और उसकी टाइटन घड़ी। ये चीज़ें कहाँ से ख़रीदा गया और किसने ख़रीदे उसका पता चल जाए। नंबर 2, पास में ही एयरपोर्ट था, इसलिए ये पता चल जाए कि पिछले 1 से 2 दिन में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट बुक तो थी लेकिन उसकी फ़्लाइट मिस हो गई हो। और तीसरा ऑप्शन, आसपास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की के लापता होने की सूचना। और चौथा, जिस गाड़ी वाले टायर का निशान मिला था उसके बारे में शहर के किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। तो ये 4 ऑप्शन थे पुलिस वालों के पास। खैर, इन तमाम एंगल पर जांच के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहां कहां बेचा गया और उसे किसने ख़रीदा। और एक टीम को
उसे टाइटन घड़ी के बारे में पता लगाने के लिए जुटाया गया था। इस जांच के दौरान पता चला कि जिस ब्रांड की जींस उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 पूरे देश में बेची गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस ने ये पता लगाया कि जिस साइज़ की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी है। तब पता चला कि उस साइज़ की 800 जीन्स बेची गई थी। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। चूँकि ब्रांडेड जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल मिल गई। अब इन सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्हें लड़की की फ़ोटो भेजनी शुरू की, लेकिन काफ़ी सारे नंबर बंद थे। हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस की एक और टीम जो कि टाइटन घड़ी के बारे में पता लगा रही थी, उस टीम ने टाइटन घड़ी के खरीदार को तलाशने में लगी थी। उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुल 1400 घड़ियाँ बेचे जाने की जानकारी मिली। पुलिस ने सभी के नंबर मंगाकर उन्हें भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। उधर अन्य टीमें सीसीटीवी फुटेज और कार की तलाश में थी। इस दौरान उस एरिया से एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली थी, लेकिन उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख पाया। इससे कार का नंबर नहीं मिल सका। कुल मिलाकर इतनी मेहनत का नतीजा बेकार ही रहा, यानी कि कुछ सुराग ही नहीं मिल सका। ये देखकर पुलिस की टीम मरचूरी में रखी डेड बॉडी के पास फिर से भेजी गई, क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो कम से कम 2 दिनों तक बॉडी रखी जाती है और फिर पोस्टमार्टम करते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। अभी 2 दिन पूरे हुए थे तो लेडी पुलिस ने उसके पूरे शरीर पर किसी टैटू की तलाश की। इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक जगह एस लिखा हुआ टैटू मिला। इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है कि इसका नाम एस से शुरू होता हो, या फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति या फिर किसी खास दोस्त का नाम भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तुरंत जीन्स और टाइटन घड़ियों में जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें से एस से शुरू होने वाले नाम का पता लगाया। तब टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या अब 115 तक पहुंच गई। यानी पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन्हीं 115 लोगों में से किसी ने एक घड़ी खरीदी होगी। पुलिस ने फिर से उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। जींस वाले में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसा एक भी यात्री नहीं था जिसकी फ़्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस ने जितने भी एंगल से जांच शुरू की थी, किसी से भी उस लड़की की पहचान करने में कोई तरह का सुराग ना मिल सका। इस तरह पुलिस की जांच के कुल 6 दिन निकल गए, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक ये पता ना चल पाया। फिर कातिल और कत्ल का मकसद क्या था, उनका मोटिव क्या था, ये पता लगाना ये तो अभी बहुत दूर की बात थी। अब पुलिस वालों ने उस लावारिस लाश की जांच करते हुए 7वें दिन आ गए थे। पुलिस की टीम ने दिन रात मेहनत करके उसकी खोजबीन की, लेकिन हर तरह की कोशिश के बाद नतीजा 0 आ रहा था। तभी एक कांस्टेबल को अहम जानकारी मिली। उसके खास इन्फॉर्मर ने बताया कि एक महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है। उस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उम्मीद की किरण नज़र आई। तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जांच करने पहुंची। यह भी पता चला कि वो मारने वाला पति नॉर्थ इंडिया की तरफ का है। चूँकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन लग रही थी, इसलिए पुलिस की उम्मीद और बढ़ गई। पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंची। वो शख्स भी मिल गया। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने नीला सांद्रा में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश फेंक दी थी। पुलिस तुरंत उसे लाश तक लेकर चलने के लिए बोली। फिर वो पुलिस को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। पुलिस जब उसके अनुसार एयरपोर्ट पर जाने लगी तब वो उस जगह पर नहीं गया जहां उस लड़की की लाश मिली थी और जिस क्राइम मिस्ट्री ने पुलिस की नींदें हराम कर रखी थी, बल्कि वह उससे काफ़ी दूरी पर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया। फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहाँ लाश नहीं मिला। इस पर पुलिस ने पता लगाया। तब जानकारी हुई कि 1 हफ्ते पहले वाकई वहाँ एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने में संपर्क किया तो कंफर्म हो गया। इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की तलाश में थी, लेकिन उसी में दूसरे एक कत्ल का खुलासा हो गया। पर पुलिस की ये मेहनत फिर से उसे 0 वाले नतीजे पर ले जाती है। अब भी पुलिस के हाथ खाली थे।
अब पुलिस की टीम लगातार काम करते करते काफ़ी थक चुकी थी। चिड़चिड़ापन आ रहा था कि इतने मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पिछले एक हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर रामामूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो रामामूर्ति बेहद उलझे हुए थे, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे। अब 10 दिन बीत गए थे, तभी फिर उस कोलकाता पुलिस का फ़ोन आया। असल में 1 महीने पहले बेंगलुरु इंस्पेक्टर रामामूर्ति की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। उसने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियां की। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से 50 लाख का सोना भी मिला। अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का ही हाथ होगा, इसलिए वो बेंगलुरु पुलिस से बात कर उस कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहती थी। इसलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फ़ोन कर रहा था। उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने रामामूर्ति को फ़ोन किया था। तब उन्होंने फ़ोन उठा लिया और पिछले कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है, देखने में वो नॉर्थ इंडिया की लगती है। हम लोग 50,000 से ज़्यादा लोगों की जांच कर ली, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है। उस व्यक्ति का नाम है सुदीप डे और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम है पूजा डे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर रामामूर्ति ने सोचा कि इसे भी चेक कर ही लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश वाली फ़ोटो उसने उस कोलकाता वाले पुलिस को भेज दिया। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय उनकी एक जांच टीम के पुलिस से दिल्ली के अली नाम का एक शख्स ने संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली में ख़रीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद की किरण नज़र आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने ये कन्फर्म किया कि सुदीप डे की जो पत्नी थी वो लापता हुई थी और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम भी पूजा डे है। और अब दिल्ली से अली ने फ़ोन पर बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दी थी उसका नाम भी पूजा डे है। लेकिन पुलिस इस कश्मकश में थी कि अगर वो पूजा डे है तो फिर सुदीप की पत्नी कौन है, अगर वो सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर, ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदी थी। लिहाजा पुलिस अब उस लड़की को पूजा डे मानकर जांच करने लगी। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फ़ोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कन्फर्म कर दिया कि वो मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पूजा डे ही थी। लिहाजा पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई, क्योंकि अब आशंका यही लग रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर का पता चल गया होगा। इसीलिए हो सकता है कि पत्नी के अफेयर का पता जैसे चला तो उन्होंने अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया हो या फिर किसी और से कराया हो। इसके बाद खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट कर रहा हो। और दूसरा एंगल ये था कि कहीं अली को पूजा ने धोखे में रख कर दोस्ती की हो, जिसके बाद अली नाराज़ होकर उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अगर अली ही मर्डर करता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर शक तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी को 100% ना शक कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले ही अली को शक के दायरे में कम ही रखा, लेकिन पुलिस की नज़रें हमेशा अली पर रही और सुदीप को ज़्यादा। लेकिन दोनों की जांच पड़ताल शुरू हो गई। अब बेंगलुरु में जो 20 पुलिस वाले थे उनमें कुल 3 टीमें बनाई गई। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच में जुटी। बाकी 2 बड़ी टीमों में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुदीप पर पड़ताल करने लगी, जबकि एक और टीम को पूजा डे का मोबाइल नंबर निकालकर पूजा डे की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब आइए सुदीप के बारे में जानते हैं। सुदीप डे ने पुलिस की जांच में बताया कि दोनों ने 7 साल पहले शादी की थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। उसकी उम्र अभी 32 साल थी। वो मॉडलिंग करती थी, इसके साथ ही इवेंट मैनेजर भी थी। वो दिल्ली और बेंगलुरु आती जाती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी थी,
लेकिन जब उसका फ़ोन नंबर बंद मिला तो उसने एक दिन बाद मिसिंग की शिकायत कोलकाता पुलिस में की थी। हालांकि एफआईआर नहीं हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि पति पत्नी में काफ़ी अनबन होती थी, इसलिए पुलिस उस पर ज़्यादा शक करते हुए जांच कर रही थी। उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चला कि वो पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उसने टाइटन घड़ी गिफ्ट करी थी। लेकिन अचानक उसका फ़ोन बंद होने से वो भी परेशान था। जब उस तक घड़ी खरीदने वाले को ढूंढते हुए पुलिस ने उससे पूछा तो शुरू में वो कुछ परेशान था, फिर खुद ही बता दिया। खैर, पुलिस को जांच करते हुए अब 13वां दिन शुरू होने वाला था। पुलिस ने पूजा के फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलुरु बुला लिया। इसी बीच पुलिस ने पूजा डे के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की जांच पड़ताल की तो उससे काफ़ी अहम जानकारी मिल चुकी थी पुलिस को। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि वो मर्डर से एक दिन पहले ही फ़्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी। उसने एयरपोर्ट से उतरकर कैब बुक किया था। इसके बाद बेंगलुरु के सिंघसंद्रा में बने सहारा पवेलियन होटल में पहुंची थी। उसी होटल में वो रुकी थी। होटल में आने के बाद भी कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा डे रुकी थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये पूजा डे ही थी जिसकी हत्या हुई थी। अब पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई, कब एंट्री की, कब कब आई और कब गई। तब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात 3:50 पर वो होटल से अपना चेकआउट किया था। उस समय एक कैब ड्राइवर लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से कहीं ले गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी। इसलिए पुलिस को ये समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी होगी। अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल गया और गाड़ी का नंबर भी। फिर क्या था, पुलिस ने जांच के 13वें दिन महज 5 घंटे के भीतर ही कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गई। घर पर ही कैब ड्राइवर मिल गया। उसका नाम नागेश HM था। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। वो हैदरा अली कोर्स का रहने वाला था। उस कैब ड्राइवर नागेश से पूछताछ हुई तो उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बेंगलुरु आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया था। इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी। इसके पीछे वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग था। लड़की के पहनावे और बातचीत से लग गया था कि वो अमीर घर से है। दूसरी बड़ी बात थी कि वो अकेले ही बेंगलुरु आई थी। चूँकि नागेश के भाई ने 2 कारें खरीदी थी, दूसरी कार की EMI भरने में उसे दिक्कत आ रही थी। असल में उसके 2 EMI बाउंस हो गई थी, इसलिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। लिहाजा उसने पहले ही पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वो उसे लूट पाट कर लेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराऊंगा तो पुलिस उसे कभी ट्रेस नहीं कर पाएगी। इसलिए जब देर रात में होटल से निकलना था तो उसने बुकिंग करने के लिए मना कर दिया था और सीधे 1200 रुपये में उन्हें उनके बताए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। आगे कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था तो उसे नींद आ रही थी। चूँकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी थी। उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दिया और फिर लूटपाट करने लगा था। पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से पहले मारा, फिर चाकू से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया था, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। इस तरह नागेश भी काफ़ी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से 3 से 4 बार हमला किया था। फिर रास्ते में मिली ईंट से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की वही मौत हो गई थी। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फ़ोन और सभी ATM कार्ड वो सामान लूट लिए। इसे लेकर वो अपने घर आ गया था। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वो अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह के 5 बजे से कुछ देर पहले ही अंजाम देकर
फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई थी। उसे इस सनसनीखेज हत्या करने के बाद अरेस्ट कर चिक्का बलपुरा जेल में भेज दिया गया था। उसे कभी जमानत भी नहीं मिली। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। नागेश की मौत ठीक उस समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में सज़ा के ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह 31 जुलाई 2019 की पूजा डे की हत्या और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 में उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर को आखिरकार सॉल्व कर लिया गया। तो दोस्तों, ये रही रियल क्राइम स्टोरीज़। अगर ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।